अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी आर्ग्यूमेंट और मेरे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब। आपने रिसेंटली देखा इंटरव्यू एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन के साथ हमने रिलीज किया और उस इंटरव्यू के ऊपर रद्द अमल के लिए मैंने दावत दी है जनरल अमजद शुएब को। अमजद शुएब के यहाँ पे मौजूद होने की अहमियत तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब उन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप में मुख्तलिफ मौक़ों पे उनका एक रोल रहा है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और जो अहम स्टेटमेंट अल्ताफ हुसैन की तरफ से कही गई, बार बार ये बात कही गई कि वो माफ़ी मांगते हैं लेकिन उनको माफ़ी दी नहीं जाती। ये काफ़ी सुनने में तो इट्स वेरी सिंपल, लेकिन इसमें पेचीदगी क्या है और मामला हल क्यों नहीं हो सकता, इस पे हम आज बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, आई होप आपने इंटरव्यू देखा है मेरा जो उनके साथ मैंने किया है। उसमें से चंद नुकात हैं जो आपके सामने रखने हैं। उन्होंने ये कहा है कि हकीम सईद का जो कत्ल है उसका इल्जाम उन्होंने उस वक्त के सिटिंग डीजी आईएसआई पे लगाया और आईएसआई का रोल उसमें सामने रखा। आप उस वक्त भी फौज में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आपके मुताबिक हकीकत क्या है? क्योंकि उन्होंने तो सीधा सीधा कहा, जब मैंने उन सवाल पूछा कि हकीम सईद का कत्ल किसने कहा, तो उन्होंने कहा जी आईएसआई ने करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मेरा ख्याल है गलत बयानी कर रहे हैं अल्ताफ साहब। हकीकत ये है कि इन्हीं के लोगों ने अ, तारिक अजीम को भी कत्ल किया था और उसके बाद ये हकीम सईद को इन्होंने मारा। कातिल दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल और इसकी तहकीकात वगैरह करके फिर इसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। वो पकड़े भी गए, लोगों ने इसका एतराफ़ भी किया। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि उस ज़माने में इनका वहाँ पे इतना असर रसूख था, इतना होल्ड था इनका कि इनके लोगों को सज़ाएँ देना या बाद में गवाहों को लेके आना ये बड़ा नामुमकिन था, गवाह पेश ही नहीं होते थे और गवाहों को अपनी जान की फ़िक्र होती थी। तो ये तो एक खौफ की अलामत थे, इन्होंने एक हिट ब्रिगेड बनाया हुआ था, चुनाचे टारगेट किलिंग और ये तो अब चीज़ें वाज़ेह हैं। जब ये कराची ऑपरेशन रिसेंटली हमने किया है, जनरल राहील शरीफ के ज़माने में, तो उससे कुछ दिन पहले तक यहाँ पे कराची में रोजाना टारगेट किलिंग में 1,500-2,000 लोग मारे जाते थे। अब क्यों नहीं मारे जाते? कोई मुजरिम थे जो पकड़े गए या मारे गए, तो मामला कुछ रुका। तो इस वजह से झूठ नहीं, दर हकीकत मैं समझता हूँ ये शख्स बहुत बड़ा मुजरिम है। इसने जहाँ साहब एक महाजर सवाल करने का मौका दें कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हकीम सईद का कत्ल करवाया था, तो इसमें उस वक्त इनका क्या फायदा था जो कत्ल करवाया? हकीम सईद जो है उससे भत्ता मांगा जा रहा था। इनके मामलात अक्सर लोगों के साथ थे कि ये पैसे बड़ी-बड़ी रकमें माँगते थे लोगों से और जो नहीं देता था उनको मार देते थे। यही मसला इनका वो बल्दिया के वो जो फैक्ट्री जलाई इन्होंने उसमें भी यही मसला था। अक्सर लोगों ये दहशतगर्दी की अलामत बने इसी वजह से और उन्होंने ये दहशतगर्दी की इसी तरह कि किसी को ये जाके मुतालबा करें तो वो खौफ की हालत में इनको जो माँगे वो दे दे। तो ये तो चलते ही भत्ते पे थे, इनका लूट-मार का काम शुरू था वहाँ पे बड़े ज़ोर-शोर से और पैसा ये कमा रहे थे दबा के। हकीम सईद से भी पैसा माँगा गया था जो उन्होंने नहीं दिया। एक और सवाल करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जब ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ, तो उसमें भी आपका एक रोल रहा और आपने बहुत सारे हकायक अपनी आँखों से भी देखे। मैं चाहती हूँ आप शेयर करें। देखिए ये जो ऑपरेशन हुआ ये 92-93 में था। 93 में मैं क्वेटा में जीओसी था। तो मेरे आने से पहले ही वहाँ से ट्रुप्स जो हैं वो कराची चले गए हुए थे। यहाँ से ट्रुप्स कराची लिए गए। जनरल मुशर्रफ ओकाड़ा में जीओसी थे, जनरल मुशर्रफ के ट्रुप्स भी उन्होंने लिए। तो मुख्तलिफ जगहों से ट्रुप्स मँगवा के कराची में ऑपरेशन कराया। अब जब हमारे ट्रुप्स वहाँ पे होते हैं तो फिर उसके लिए वक़्तन-फ़वक़्तन विज़िट करना पड़ता है। मैं क्वेटा से जाके विज़िट करता था, जनरल मुशर्रफ ओकाड़ा से आते थे और हम आके अपने ट्रुप्स की परफ़ॉर्मेंस देखते थे, उनसे तफ़सील चेक करते थे, ब्रीफ़िंग वग़ैरह होती थी। और मैंने जो ब्रीफ़िंग सुनी, उनमें हमारे ट्रुप्स ने जो इलाके खाली कराए, जो जगह 2 तरह की चीज़ें वहाँ पे ऑब्ज़र्वेशन में आई। एक तो ये कि नो गो एरियाज़ थे, जिनमें कोई जा ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि इन्होंने वहाँ पे स्टील के गेट बनवा दिए हुए थे कि अगर कोई यहाँ पे आना चाहे, हुकूमत की तरफ से कोई रिट कायम करना चाहे, तो किला बंद होके अंदर से उनके खिलाफ लड़ा जाए। वो स्टील के गेट फिर उतरवाए गए।
और वहाँ पे इन्होंने घरों पे मोर्चे बनाए हुए थे। दूसरी जो चीज़ थी जिसका हमें मसला था, या आप कह लीजिए कि जो ख़ास बात थी, वो ये थी कि टॉर्चर सेल्स बेपनाह थे। बड़े हर हर सेक्टर में हर जगह टॉर्चर सेल बनाए हुए। चुनाचे जब वो उनको खोला गया, उन जगहों को कब्ज़ा किया गया, तो टॉर्चर सेल्स में से आदमियों के हाथ बाँध के उनको लटकाने के इंतज़ामात, उनको कट लगाना या ड्रिल मशीनों से करने का, उनको सुराख करने पाँव में या टाँगों में, पिंडलियों में, ये चीज़ें सामान वहाँ मौजूद था। और ये और मामला हमने मेजर कलीम के अखबार से कितना मुताल्लिका था? देखिए, जहाँ तक मेजर करीम का ताल्लुक है, मेजर करीम को इन्होंने इसलिए पकड़ा मारा, मेजर करीम ने इनके 90 हेडक्वार्टर पे रेड किया था और उसने वो बॉक्सेस पकड़े थे जिनमें से जनापुर का नक्शा बरामद हुआ। जनापुर का नक्शा जो है वो, और उसकी सारी तफसील के ये क्या करना चाहते हैं आगे, वो जब सामने आई तो मेजर करीम मेन विटनेस था, चुनाचे उसकी वजह से ऑपरेशन जो है उसमें डायरेक्शन बदली गई। ये अंदाजा हुआ कि ये लोग जो हैं ये कोई अपना अलहदा सेटअप बनाना चाहते हैं। चुनाचे वहां से लिंकेजेस वगैरह रॉ की भारत की तरफ वो भी मिली। ये इनको बड़ा दुख था कि मेजर कलीम ने ये काम क्यों किया। तो ये एक सबक सिखाना चाहते थे कि ताकि दोबारा कोई आर्मी ऑफिसर जो है वो रेड ना करे। मेजर कलीम उस वक्त रेंजर, ये इसमें इंटेलिजेंस में थे, और उसको उन्होंने पकड़ के अगवा कर लिया। अगवा करके तो उसको भी मुख्तलिफ टॉर्चर सेल्स वगैरह में उसको टॉर्चर करते रहे। जी। मेजर कलीम के साथ मेरी कई दफ़ा बातचीत हुई, उसके बाद भी, अब भी कुछ अर्सा पहले मेरी टेलीफोन पे उनसे बात हुई। अब वो मुल्क में नहीं है, यहाँ मुल्क छोड़ के चले गए क्योंकि उनकी फैमिली को बड़े थ्रेट्स वगैरह थी। तो ये नक्शे का काम इनको पता था कि ये सारा आर्मी को भी पता लग गया है, हुकूमत को पता है। चुनाचे तो इन तमाम मुहरक़ात की वजह से ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ जिसका आप भी हिस्सा थे। एक और सवाल जो इंटरव्यू की बुनियाद पे आपसे कर रही हूँ, अल्ताफ हुसैन का ये कहना है कि भारत बलोचों के लिए अगर आवाज़ उठा सकता है तो मुहाजिरों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा सकता? जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप भारतीय प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके जब इंटरव्यू देंगे और मदद माँगेंगे और रोएँगे, तो आपकी वफ़ादारी पे सवाल उठेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो उनका ये कहना था कि अगर बलोचों की मदद कर सकता है, तो मुहाजिरों की मदद क्यों नहीं कर सकता? तो आपके नज़दीक इस जुमले का क्या मतलब है? बलोचों की मदद वो कर रहा है, बलोच अलहदगी पसंद हो कि बाकी बलोचों को तो नहीं मैं पूछता। जो पाकिस्तान के वफादार हैं, बलोच उनकी को मदद कर रहा है। वो तो बेचारे उसी तरह ही हैं जो हुकूमत उनको जो फंड्स दे या जो तरक्की वगैरह करने के लिए यहाँ पे कोशिशें वो जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उनका सारा लेना-देना होता है, और उसकी बुनियाद पे जो वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं अपने इलाके के लिए या अपने लोगों के लिए वो करते हैं। जो मिलिटेंसी वहाँ पे आई, वो भारत ने वहाँ पे लोगों को, सरदारों को, बाज़ को पैसे खिला के, जैसे हरब्यार मरी है, बरामदाग है, ये लोग उनके पास थे। रामदाग जो है उसको ये हामिद करज़ई के पैलेस के साथ ये उनका मेहमान खाना था जहाँ वो ठहरा हुआ था। जब हमने तस्वीरें दी तो फिर उन्होंने निकाल दिया वहां से उसको। भारतीय पासपोर्ट पे वो चला गया स्विट्जरलैंड। तो ये जो मदद थी ये तो सेपरेटिस्ट की थी। तो अल्ताफ हुसैन भी वही मांग रहे थे और तो कुछ नहीं। अल्ताफ हुसैन गिरगिट की क्या तरह फंडिंग भी रंग। होती रही है इनको आपके मुताबिक? आई एम सॉरी टू कट यू, क्या पाकिस्तान फौज और इंटेलिजेंस इदारों के पास प्रूफ्स हैं कि इनको भारत से पैसा आता रहा है? अब तो कोई सबूत की जरूरत ही नहीं, अब तो इनके अपने लोगों ने माना है ना। इनके अपने जो साथी हैं वहाँ पे लंदन में, तारिक मीर है, वो अनवर भाई है, ये लोग, इन्होंने कहा है कि जी हम पैसे वसूल करके इसको देते रहे, हमें इन्होंने कहा कि ये पैसे दे। यहाँ पे पीएसपी का चेयरमैन कमाल जो है वो भी बताता है कि जो दुबई में मीटिंग हुई, वहाँ भी भारत से पैसे लेने का ये सारा अरेंजमेंट वगैरह था। यहाँ पे जो नहीं बोले और जो मुजरिम हैं, जो शामिल हैं इस खेल में और जिनको पता है, फारूक सत्तार है, वो अनीस एडवोकेट है, और एक और वो ये मकबूल सिद्दीकी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये शामिल है इस खेल में। इनको पता है अगर हुकूमत यहाँ पे पकड़ के इनकी थोड़ी सी रगड़ाई करे तो ये सारा कुछ आपको यहाँ बता देंगे। तो अब तो चीजें छुपी हुई नहीं है। एमक्यूएम के टूटने के बाद सारा कुछ उगल दिया लोगों ने, वो बाहर आ चुका है। तो एक और अब ये सवाल उनका उनका ये कहना था इंटरव्यू के दौरान, उनका ये भी कहना था कि जब मैंने उनसे कहा
कि अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है और मुहाजिरों का केस आप लड़ रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के अंदर आके उन केसेज़ का सामना करें जो आप पे हैं। तो उनका कहना था कि पाकिस्तान की अदालतें भी सिक्योरिटी इदारों के कंट्रोल में हैं और वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? बोलता है, झूठ बोलता है ये शख्स जो है, इसके ऊपर कत्ल हैं, एक जनरेशन बर्बाद की है इसने महाजरों की, उनकी तबाही के ज़िम्मेदार है। ये इतने जराइम है इसके खाते में, ये आ ही नहीं सकता। अदालतें क्या जी? अदालतें जहाँ भी है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों ने इन्हीं से इंसाफ लेना है। ये कोई आसमान से उतरा है कि जी इसके लिए अदालतें अभी वहाँ से आएँगी, सऊदी अरेबिया से अदालत मंगवाई जाएगी, ये नहीं है। ये शख्स जो है, ये अब मैं आपको बताता हूँ इसके साथ मसला हुआ क्या। अब ये माफ़ियाँ जो माँग रहा है, हुँ। माफ़ी अगर एक आदमी ने 10 आदमियों का खून किया हो, तो उसको माफ़ी वग़ैरह तो नहीं दी जा सकती ना, वो तो माफ़ी ज़ाती झगड़े-शगड़े में तो हो सकती है, ये तो जुर्म है जो कि उसने भुगतना होगा। लेकिन हुआ ये है कि अब ये इंटेलिजेंस के वो अदारे जो इसको पालते रहे, जो इसको पैसा खिलाते रहे, वो अब नहीं दे रहे क्योंकि ये उनके काम का नहीं रहा। इंटेलिजेंस का असूल है कि वो सब कुछ देने को तैयार होते हैं अगर आप डिलीवर कर सकते हैं। अगर देखें एक दिन कि वो डिलीवर नहीं कर रहा, तो वो एक पैसा भी ज़ाया नहीं करते आपके ऊपर। ये हज़रत इनेफेक्टिव हो चुके हैं। आज कराची में इस आदमी की कोई सुनने को तैयार नहीं है। लिहाज़ा ये अपने घर के असासे बेचने शुरू कर देगा कुछ अरसे में, क्योंकि इसको इंटेलिजेंस एजेंसी ज़रा पैसा नहीं दे रही। क्योंकि उनको जो ज़रूरत है वो ये पूरी नहीं कर सकता। तो लिहाज़ा उनकी क्या ज़रूरत है? उनकी ज़रूरत यही पाकिस्तान में इंतशार कराना, कराची में जो उन्होंने इसको तबाह किया हुआ था, जो हमारी इकॉनमी के ऊपर बड़ा बुरा उसका असर पड़ रहा क्या था। जब से इनका सियासी करियर शुरू हुआ था, तब से ये बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसी के कंट्रोल में थे या आप समझते हैं कि ज़िया के दौर में भी ये परवान चढ़ रहे थे? नहीं, उस ज़माने में शुरू में ये नहीं थे। ये बाद में आके ग़ालिबन ये 88 के बाद इन्होंने ये कार्रवाई शुरू की है, ग्रेजुअली, क्योंकि असल चीज़ ये है कि पैसे की लालच। पैसा आना शुरू हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ तो पहले भी यहाँ थी, कराची में थी, कराची में वो कोई ना कोई, क्योंकि कराची आपका फाइनेंशियल हब था, तो वो लोगों को बाहर की ताकतों को ज़रूरत होती है कि यहाँ डिस्टर्बेंस कराई जाए। ये जल्दी आलाकार बन गए क्योंकि ये लोग जो हैं ये बड़े हावी हो गए, इन्होंने बड़ी दलेराना काम करने शुरू किए, टारगेट किलिंग्स और भत्ते और ये वो खाने जमा करो। ये काम करने की वजह से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की नज़र इन पे पड़ी और फिर उन्होंने इनको ल्योर इन किया, पैसे-वैसे दिए, ये चल पड़े उनके काम पे। वरना तो हम इनको पता ही था कि रियासत का मुकाबला तो नहीं ये कर सकते थे। ये तो 2 नहीं कि सवाल हैं कराची एक इंटरव्यू से रिलेटेड है और एक आपकी गुफ्तगू में से एक ज़ाविया निकाला है। जहाँ साहब ये मुख्तलिफ हुकूमतों में बड़े इत्तेहादी का किरदार भी अदा करते रहे हैं, मुशर्रफ के दौर में भी। तो आप तो कह रहे हैं शुरू से ही बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए समहाउ काम करते रहे, तो जब ये कभी किसी डिक्टेटर की इत्तेहादी रहे, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रहे, तो तब ये सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स कहाँ थी, जब इनके वोट बैंक पे डिपेंड किया जाता था? बतूल मसला ये है, कभी भी इनकी मुकम्मल सफाई की कोशिश नहीं की किसी ने, ये आके जनरल राहील शरीफ के वक़्त में हुई। वरना हर कराची को कंट्रोल करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को इनकी ज़रूरत पड़ती। और ये ब्लैकमेल करते थे, ये अपने मतलब की वज़ारतें लेनी, अपने मामलात, अपने जो कुछ भी उससे उगलवाना चाहते थे, ये उगलवाते थे और हुकूमत में शरीक उन शराइत पे होते थे। लेकिन हर किसी की मजबूरी थी कि इनको शरीक करें ताकि कराची कंट्रोल में रहे। वो मामला जो है वो ख़त्म हुआ तब, जब ये ऑपरेशन कराची का राहील शरीफ के वक़्त में हुआ और ये इनके लोग पकड़े पकड़ाए गए। अब ये चाहें भी कुछ करना तो नहीं कर सकते वहाँ। आखिरी तो इस सवाल, वजह से उन्होंने मेरे इंटरव्यू में उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बारहा माफ़ी माँगी है, लेकिन अब मुझे कोई माफ़ी देता नहीं तो मैं क्या करूँ? और उनका ये भी कहना था कि मैं आज भी माफ़ी माँगने को तैयार हूँ, अगर दूसरी तरफ से भी नरम गोशा इख्तियार किया जाए, माफ़ी की बात की जाए। आपको लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन को कभी माफ़ी मिल सकती है 2016 की नफ़रत अंगेज़ तकरीर के बाद ख़ास तौर पे वो किसी तरह पाकिस्तान में सियासी धारे का हिस्सा बन सकते हैं या उन्हें माफ़ी मिल सकती है? देखिए, इसको माफ़ी मिल नहीं सकती, उसकी समझने की बात है बड़ी सीधी-सी। देखिए, अगर माफ़ी देने वाला इमरान खान हो, कमर जावेद बाजवा हो, कोई भी हो, वो माफ़ी दे सकते हैं अगर उनकी अपनी ज़ात के खिलाफ इसने कोई जुर्म किया है, कुछ किया है, तो वो कहेंगे जी ठीक है मैंने माफ़ कर दिया। जो रियासत के खिलाफ आपने किए होते हैं जराइम, वो कानून ने भरसूरत उनको देखना है। उनकी माफ़ी, वो एनआरओ टाइप जो हमने करके देखा था, वो अदालतों ने उसको रद्द कर दिया। वो आप कर हुँ। नहीं सकेंगे। एनआरओ माफ़ी थी, लेकिन और उसमें आपको याद होगा कि एनआरओ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्होंने ही उठाया था, एमक्यूएम ने।
इनके सो मच सो के एनआरओ में कत्ल के केस तक भी गोल हो गए। अब वो उस वक़्त की अदालतों ने उसको गैर कानूनी करार दिया और आज कोई एनआरओ वगैरह दे नहीं सकता। बहुत शुक्रिया जहाँ साहब आप मुझे प्रोग्राम में जॉइन कर रहे थे।